तो फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम सही मायने में ऐसा ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए जैसे लास्ट ईयर था, बच्चे रो के निकल रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बहुत अच्छा पेपर था, मॉडरेट तो नहीं बोल सकते, इजी कैटेगरी में ही रखना पड़ेगा जैसे 2024 का था, लेकिन 24 से थोड़ा सा हाई पे जाएगा, इतना ज़्यादा भी लो पेपर नहीं था। 24 में तो देखते से ही आंसर आ रहे थे। बायो बहुत ईजी था। तो अपन इस वीडियो में सिर्फ आंसर्स की बात करेंगे, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तुम्हारे मन में भी यही चल रहा होगा कि आंसर बता दो फटाफट, ताकि हम अपने नंबर काउंट कर लें और आगे के लिए फिर सोचें कि कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं। अपन वीडियो के लास्ट में सारी बातें करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कौन किस रेंज पर सेफ रहेगा, और जिसका थोड़ा सा पेपर बिगड़ा है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। पेपर ख़त्म हो चुका है, पेपर होने के बाद अपने हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो अपन फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले बायो ही अटेम्प्ट करते हैं, तो अपन बायो को ही पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करेंगे, है ना। तो बायो स्टार्ट करते हैं अपन। 91 से है। मैंने पहले से आंसर थोड़े से कर लिए हैं, इसमें लगा लिए निशान, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए तुम्हारा मैचअप, और तुम मिला लेना। फिर उसके बाद मुझसे कांटेक्ट जरूर करना कितने नंबर आ रहे हैं। 91 में पूछा था तुमसे, 4 चीज़ें पूछी थी कि कितने कितने कौन सी चीज़ें जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती हैं। तो इसका आंसर है अपने पास सेकेंड। अरे इसका आंसर है अपने पास सेकेंड नंबर का, है ना। हैबिटेट लॉस है, फ्रेगमेंटेशन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, फिर एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, और को एक्सटिंक्शन है। तो ये मेरे पास जो पेपर का सेट है वो 12 नंबर का है। तो तुम्हारे पास जो भी हो, 11 हो, 13 हो, 14 हो, 4 सेट आए थे, तो उस हिसाब से तुम इसके आंसर, अपने आंसर्स, ऑप्शन आगे पीछे होंगे, क्वेश्चन भी आगे पीछे होंगे, तो उसके हिसाब से मिला लेना। मैं फटाफट बता देता हूँ। 91 का जो है वो सेकेंड नंबर का है, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन वाला है। 92 में उसने पूछा था कि साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो अपने पास आंसर क्या है, न्यूक्लियोलस, है ना। न्यूक्लियोलस इसका आंसर हो जाएगा। अपन आ जाते हैं 93 पर। 93 पर मैच द कॉलम पूछा था तुमसे। मैच द कॉलम में G1 है, G2 और M फेज के बारे में पूछा था, उनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है ना। तो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल थी। G1 की प्रॉपर्टीज आती है अपने पास, G1 में होता है अपने पास, सेकेंड नंबर का आंसर आएगा इसका, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, कंटिन्यूसली ग्रोथ करती है। सॉरी, आंसर की बात नहीं करेंगे, मतलब सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो इसमें 93 का जो आएगा वो A का सेकेंड आएगा, है ना, और B का थर्ड आएगा, C का 4 आएगा और D का 1 आएगा। तो ये अपने पास फर्स्ट पेज हो गया, अपने पास 93 तक के क्वेश्चन खत्म हुए। फिर अगले नंबर पे देखते हैं अपन, है ना। यहाँ पर आ गया 94 नंबर का क्वेश्चन। इसमें तुम्हारे पास प्रोडक्टिविटी, नेट एनपीपी, जीपीपी, उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मैच द कॉलम था, है ना। इसमें क्या आएगा आंसर, तो इसका 94 का सेकेंड आंसर है। तुम अपने हिसाब से देख लेना, A का थर्ड है, B का फर्स्ट, C का 4 और D का सेकेंड है ना, लास्ट में सेकेंड है। बहुत ईजी थी, मैच द कॉलम भी इतनी डिफिकल्ट नहीं आई थी। फिर अगला देखते हैं अपन, सॉरी, अगला क्वेश्चन है अपने पास 95 में किसके बारे में पूछा था उसने, तो तुमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था कि कौन कौन से करेक्ट होंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो इसमें जो सी वाला है वो इनकरेक्ट था और बाकी सारे के सारे करेक्ट थे अपने पास। सॉरी, ई भी गलत है, तो इसमें सही थे ए, बी और डी। तो ये इसका आंसर है अपने पास, ए बी डी ओनली इसमें राइट ऑप्शन है, और सी और जो ई वाला है वो रॉन्ग ऑप्शन है। फिर अगला देखें अपन 95 के बाद 95 या 96 क्वेश्चन है। इसमें भी सेम चीज है, तुमसे बायोमोलिक्यूल के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। तो करेक्ट स्टेटमेंट में अपने पास ए जो है वो इनकरेक्ट था, रीजन उसका वही था, जनरली जो वाटर लिपिड होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसमें बी, सी और ई ओनली जो है वो राइट आंसर्स थे, बाकी सारे रॉन्ग आंसर्स। फिर 97 देखें अपन, तो 97 पे तुमसे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार पढ़ा होगा तुमने, टेस्ट पेपर में भी आता ही रहता था। ये 18 एटीपी और 12 NADPH2 होते हैं, तो ये सबको याद ही है ग्लूकोज के थ्रू कितना केल्विन साइकिल में अपने को रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास 98 नंबर का। इसमें तुमसे पूछा था कि कौन सा रॉन्ग होगा, है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, नॉट ट्रू है ना, तो रॉन्ग ही है। तो रॉन्ग इसमें कौन कौन से आएंगे, सी और डी नंबर के जो है वो रॉन्ग है, बाकी जो ए, बी और ई थे वो इसके रिगार्डिंग क्या है, राइट आंसर्स हैं। तो 98 का जो सही आंसर है वो थर्ड है। फिर आगे देखें अपन, तो अपने पास है 99 नंबर का क्वेश्चन, फिर से मैच द कॉलम है, काफी मैच द कॉलम है, असर्शन रीजन तो एक भी नहीं आया इस बार। 99 में देखें अपन, तो डिकम्पोजिशन, डेट्राइटस, मिनरलाइजेशन, हिमिफिकेशन है, पूरा का पूरा साइकिल का ही पूरा पूछ लिया है उसने कि मैच द कॉलम बताओ। तो इसके राइट आंसर होंगे थर्ड, ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकेंड और डी का 1। तो 3, 4, 2, 1 इसके आंसर्स हैं, उस हिसाब से मैच कर लेना। ये तो बहुत ईजी था कि कौन सा वाला
यहाँ पर जो जो ओव्यूल्स होता है वो एनक्लोज नहीं होता है ओवरी वॉल से। तो ये तो बहुत इजी है, अपने पास जिम्नोस्पर्म वाला क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें आंसर आएगा अपने पास कौन सा, पाइनस। फिर उसके बाद देखें अपन 101 का, है ना, 101 में फिर मैच द कॉलम है, बहुत इजी मैच द कॉलम है, इतनी डिफिकल्ट है भी नहीं। तो इसमें आंसर क्या आएगा अपने पास, तो 101 का राइट आंसर क्या है अपने पास, थर्ड वाला। ए का सेकंड है, बी का 4 है, फिर सी का फर्स्ट है और डी का कौन सा आएगा, थर्ड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। 101 का थर्ड हो गया। फिर अपन देखें 102 वाला, तो 102 में क्या पूछा था, एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा था, रूट हेयर कहाँ से निकलती है, तो ये पता ही है अपने को, मैच्योरेशन वाले रीजन से निकलती है ना, जो मैच्योर रीजन होता है 3 होते हैं, वो तुमको पढ़ा ही होगा तुमने, फटाफट आंसर मिला लो। अब इसमें पूछा है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है इलोंगेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, लार्ज कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये वाला आंसर आएगा अपने पास सेकेंड वाला आंसर। हिंदी वाले हिंदी में देख लेना, 103 का आएगा सेकेंड आंसर। फिर 104 में अपने को करेक्ट आंसर पूछा था, तो करेक्ट आंसर क्या है रिगार्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो इसमें राइट आंसर आएगा अपने पास फर्स्ट वाला। ए बी सी डी ई जो है वो सारे के सारे ही क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर है इसके लिए। तो सारे के सारे किसके बारे में दिया गया है, ये अपने को रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। आंसर मिला लेना फटाफट, अपन सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। 104 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 105 का है अपने पास 4 आंसर, है ना, ये अल्फा हेलिक्स ऑफ द इज फाउंड इन विच ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो अल्फा हेलिक्स पूछा मिलता है अपने को सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा बीटा दोनों ने पढ़ा ही होगा प्लेटिलेट सीट के बारे में। फिर पूछा है अपने पास स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है रिगार्डिंग अमीनो एसिड्स, कौन कौन से राइट होंगे, तो इसमें ए और सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर से, बाकी रॉन्ग आंसर से। ये आ गया 10 अपने पास 6। फिर आते हैं 107 पर। 107 में बुलीफॉर्म्स के बारे में पूछा था कि बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, तो ये मिनिमाइज करती हैं वाटर लॉस को ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, तो ये आ जाएगा अपने पास थर्ड आंसर। फिर अगला देखें अपन 107 के बाद 108 है ना, 108 ही होगा, 107 फिर 108 है। 108 में इनकरेक्ट पूछा है, तो ये जो प्रवीण का नाम तो नहीं लेना चाहिए था, प्रवीण ने सॉल्व किया है, वो अच्छे से हाईलाइट करके सॉल्व किया है कि इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट इसमें ए और डी है ना, तो सारे आंसर्स में जितने भी तुम रीड करोगे तो ए और डी जो है वो रॉन्ग है, बाकी सब राइट है। फिर उसके बाद आता है अपने पास 109, है ना, तो 109 क्या आएगा अपने पास, कंजक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्ट्रिप, सब्सिडी सेल्स, एनाटॉमी का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें मैच द कॉलम पूछी है, मैच द कॉलम बहुत ईजी आई थी, 3 4 1 2 आएगा, है ना, 3 4 1 2 है इसका आंसर। फिर आगे अपन 109 के बाद 110, तो इसमें भी मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम काफ़ी पूछी गई है इस बार। तो इसमें क्या किस चैप्टर से उठाया गया है, ये तो बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको मैच द कॉलम में अरेंज करना था, तो आंसर है अपने पास थर्ड वाला, ए का सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर आ जाएगा 4। फिर आगे देखिए अपन अपने पास है 111, है ना, 111 क्वेश्चन। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, प्लास्टिसिटी का एग्जांपल देकर के पूछा था कि ये किसका एग्जांपल होता है, तो हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट जो है वो प्लास्टिसिटी का एग्जांपल होता है, तो ये आंसर आ जाएगा प्लास्टिसिटी। फिर 112 का पूछा है रेसेमोस इन्फ्लोरेंस कहाँ पर होता है, तो ये वाले अपने पास थर्ड आंसर है, फ्लावर आर बोर्न इन द एक्रोपिटल सक्सेशन, है ना, ये किस टाइप से होता है, तो 113 का है। अब ये किससे पूछा गया है, ये वेलिन का, ग्लूटामिक एसिड वेलिन के बारे में पूछा है कि ये किसमें चेंज हो जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिकल सेल में हो जाता है। फिर 113 के बाद 114 आता है, फिर से मैच द कॉलम आ गई, है ना, मैच द कॉलम में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, पॉलीजेनिक एंड्रेस, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर जाएगा ए का सेकेंड, बी का 4, सी का थर्ड और डी का जाएगा फर्स्ट। फिर आते हैं अपन अगले पे 115 पे, है ना, 115 में क्या पूछा है तुमसे कि डेवलपमेंट सीक्वेंस पूछा था माइक्रोस्पोरेंजियसिस का, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो इसको अरेंज करना था, अरेंज हो जाएगा BDAC, तो ये अपने हिसाब से देख लेना, इसमें जिसका जो सेट है BDAC इसका आंसर हो जाएगा सही अरेंजमेंट। फिर आगे देखिए 116 का, तो इसमें भी फिर से अरेंजमेंट ही आया था कि तुम्हें DNA फिंगरप्रिंटिंग को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना था, तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले AECBD इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना, इसके हिसाब से अरेंज करना था अपने को। फिर अगला पूछा है तुम्हें कि यहाँ पर एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछा है कि इसको क्या बोलते हैं, तो बायो स्पेक्टिंग बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं इसको अपन, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला 117 का। फिर 118 का पूछा है तुम्हारे पास, वापस से क्या पूछा है यहाँ पर, ट्रू स्टेटमेंट्स पूछा है किसके रिगार्डिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, तो ये वाला आंसर में अपने आंसर कौन सा आएगा, करेक्ट वाला, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ये नहीं है ना, इसका फोर्थ आंसर आएगा, जो भी ब्रैकेट में बंद है वो आंसर है करेक्ट वाले, तो इसका आ जाएगा 118 का फोर्थ वाला। फिर आगे देखें अपन 119 में वापस से करेक्ट पूछा था, और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि तुम्हें यहाँ पर करेक्ट आंसर ही बताना है,
कि इसको अरेंजमेंट कैसे करेंगे। अरेंजमेंट का तीसरा क्वेश्चन है ये, तो ये पीसीआर का अरेंजमेंट पूछ लिया था उसने, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। फिर उसके बाद 120 का क्वेश्चन है ना, ये भी डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन, विजुलाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें राइट और रॉन्ग आंसर बताने, करेक्ट बताने हैं कि करेक्ट कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर कौन कौन से आएंगे, ए और बी ओनली आएगा, है ना। इसको देख लेना, उस हिसाब से अपने सेट के हिसाब से मैच कर लेना। फिर आता है अपने पास 121, 120, फिर आता है 121। 121 नंबर के क्वेश्चन में अपने पास पूछा है कि चैप्टर से है या सेल वाले से, सेल वाले से नहीं है, ये किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पूछा गया है। और तुम्हें पूछा है कि मेन क्राइटेरिया क्या था। तो मेन क्राइटेरिया कौन कौन से हैं अपने पास, ए, बी, डी और ई। सी गलत है ना, सी वाला नहीं आएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला है भी नहीं उसमें टेबल में। फिर उसके बाद 122 आएगा, तो अपने पास ट्रिप्लॉइड पूछा है, तो बहुत इजी है, चलो पीईसी को बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स को बोलते हैं, ये जो होती है वो ट्रिप्लॉइड होती है। 120 का भी, 22 का हो गया। 123 देख लो, 123 में करेक्ट वापस से पूछा है, इसी टाइप के पूछे हैं ज़्यादातर, असर्शन रीजन तो एक भी नहीं आया इस बार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका अपने को, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सी और ई ओनली, है ना। तो डी और बी जो है वो रॉन्ग है, बाकी के ए, सी और ई राइट है। फिर आगे देखें अपन 124 में क्या पूछा है कि इन सेटू कंजर्वेशन मेथड कौन सी है। सेक्रेट ग्रोव्स जो होती है वो जो जहाँ लगी होती है वहीं पर जाकर के उसकी पूजा करते हैं। फिर उसके बाद आता है लेक ओपेरॉन का जीन कोड क्या है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये भी पता ही होगा, बाकी सब इसमें ये जो है वो एंजाइम है और ये उसका जीन कोड है। तो ये आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, इसका फर्स्ट वाला आ जाएगा। फिर 126 का है, तो 126 में फिर से मैच द कॉलम आ गई। मैच द कॉलम काफ़ी पूछी है इसमें, तो इसका करेक्ट मैच द कॉलम क्या है, 3 1 4 2, 3 1 4 और फिर 2 आ जाएगा। फिर आगे देखें अपन 126 के बाद 127 आ गया। 127 में पूछा गया है कि इस चैप्टर से सोमेटिक हाइब्रिडेशन और इन अ करेक्ट सीक्वेंस। सोमेटिक हाइब्रिडेशन पूछा है, पोमेटो, टोमेटो, ये पढ़ा ही होगा तुमने। तो ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या आएगा अपने पास, डी, ए, बी, सी और फिर ई आएगा। फिर ये इजी है, आरक्यू पूछा था। आरक्यू में क्या करना है तुम्हें, CO2 डिवाइडेड बाय क्या करना था, 145 करना था, 102 को डिवाइड करके। फ्लाइट मोड पर डालना भूल गया था, तो फोन की वजह से वीडियो रुक गई थी, है ना। अपन आगे देखें, यहाँ तक आगे थे अपन 128, इजी है ना। 102 को डिवाइड करना था 145 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 से 0.95। फिर अपने पास पूछा है ना, बड़ा लंबा चौड़ा है, मैं रीड तो नहीं करूंगा। तो इसका आंसर जो है अपने पास 129 का, ये आंसर आ जाएगा अपने पास सेकेंड। प्रेजेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स। तो ये आंसर है इसका राइट वाला सेकेंड। 129 तक हो गए हैं। 129 के बाद 128 आता है ना, सॉरी 129 के बाद 130 आता है। 130 में क्या पूछा है, ह्यूमन हेल्थ और डिसीज से पूछा हुआ है। ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में पूछा है तुमसे मैच द कॉलम, ट्रिप्सिन, मॉर्फिन, कॉनकेवलिन, कोलेजन। नहीं, ये ह्यूमन हेल्थ और डिसीज का नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल का है। तो बायोमोलिक्यूल से तुम्हें मैच द कॉलम बनाना है ना। तो ये वाले सारे के सारे इसके अरेंजमेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 2 और फिर क्या आ जाएगा 1, है ना। मैच द कॉलम काफी पूछी हुई है। 131 पे आ जाते हैं अपन। तो 131 में पूछा है तुमसे कि कौन सा रॉन्ग है बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में। तो ये ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला जो था वो क्या था अपने पास, जीनस है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सेकेंड कंपोनेंट है वो जीनस होता है, तो गलत आंसर है। फिर उसके बाद अपने पास पूछा है 132 में कार्बोक्सिलेशन में केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम रिक्वायरमेंट होता है, तो सबको ही पता है आरयूबीपी, है ना, आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इजी क्वेश्चन। 132 के बाद आता है 133 में पूछा है सोलेनेसी फैमिली, बहुत इजी है, बाहर वाली फैमिली तो पूछी ही नहीं, फिर भी ये गलत करके आया है। बहुत इजी है, ये वाला आ जाएगा 5555 आएगा। कैलिक्स कोरोला जो है वो पूरे अटैच्ड होते हैं और बाकी के गाइनोशियम अटैच्ड होती है, एंड्रोशियम फ्री होते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास फर्स्ट वाला। फिर आता है 134। तो 134 में तुमसे क्या पूछा है यहाँ पर, किस चैप्टर का है ये, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से पूछा है और इसका आंसर क्या आएगा, जीनोगेमी, क्योंकि पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन इन स्टिग्मा, जेनेटिकली डिफरेंट जो होता है वो जीनोगेमी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आता है 135, फिर से मैच द कॉलम, भर भर के मैच द कॉलम पूछी हुई है। ग्लाइकोलाइसिस, ETS है, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, ये सब पूछा हुआ है। मैच द कॉलम बनाओगे, बहुत इजी है, 3 1 4 और फिर क्या आ जाएगा 2। तो इस टाइप से अरेंज कर लेना। 135 अपने पास खत्म हुआ है। इसको अपन फर्स्ट मानते हैं बॉटनी वाला,
अब आते हैं अपन जूलॉजी वाले पोर्शन पे। तो जूलॉजी में है 136 में है अपने पास इंसर्शन ऑफ डीएनए BMH1 पे अगर अपन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एंटीबॉडी, इजी है अपने पास टेट्रासाइक्लिन, BMH1 पे टेट्रासाइक्लिन का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 137 में कोडॉन पूछा था तुमसे, है ना, ग्लोबिन जीन कॉजिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो सिकल सेल होता है उसके अंदर ये पॉलीमराइजेशन कौन होता है, तो GUG की वजह से होता है। GUG कहाँ पर होता है, तो ये डीएनए के ऊपर होता है, डीएनए वाला पूछा है, आगे GAG होता है, तो ध्यान रख लेना। GUG इसका आंसर है 137। 138 पे आ जाते हैं, फिर से बड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा मैं रीड तो नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर है अपने पास। तुमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग किसके, गिफ्ट के रिगार्डिंग, कि इसमें क्या होता है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development। तो इसका आंसर जाएगा सेकंड। 138 का हो गया सेकंड। 139 की बात करें, 139 भी इजी है। अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डेसिएट बताना था अपने को, जो आती है किसके अंदर, ऑफिरेक्स और बम्बल बी के अंदर आती है। फिर उसके बाद 139 के बाद आता है 140 तो बहुत सारा क्वेश्चन था, सिर्फ अरेंजमेंट बताना था और कुछ भी नहीं बताना था। रामापिथिकस, होमो हबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस, इनके ऊपर क्वेश्चन है अपने पास कि ह्यूमन इवोल्यूशन का सही अरेंजमेंट क्या है। 140 भी हो गया। 141 पे आ जाते हैं अपन। 141 में अपने को गेस्टेशन पीरियड का बताना है, टाइम पीरियड की कौन से टाइम पे कौन सा डेवलपमेंट होता है। तो इसका मेज द कॉलम का आंसर है 2, 3, 4 और फिर क्या आएगा 1। तो 2, 3, 4, 1 इसका आंसर है। 141 के बाद आता है 142। 142 में ग्रुप ऑफ रिसर्चर अपने पास फिश लाइक पूछा है, सम फिश लाइक एनिमल्स अपॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स वर ऑब्जर्व। तो ये आता है पेट्रोमाइजोन में आता है। अब मैं पूरा रीड तो नहीं करके बताऊंगा, तुम पेट्रोमाइजोन टिक करोगे, फटाफट मैच करोगे और आगे बढ़ो। 143 में है, तो 143 में तुमसे पूछा है क्या, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं किसके रिगार्डिंग, सेल डिवीजन के, स्पर्मेटोजेनेसिस अंडरगो सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म। तो ये सारे पूछे हैं कि राइट कौन कौन से हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें सी और ई जो है वो करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना था तुम्हें। फिर आगे देखें अपन 143 के बाद 144। 144 में यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अपने पास, दोनों हेट्रोजीनस है, मेल और फीमेल, तो उनका जो बच्चा होगा उसके ओ ब्लड ग्रुप होने के चांसेस कितने होंगे, तो 25% है ना। ये सॉल्व भी करा है अपने भाई साहब ने, 25 आएंगे। फिर उसके बाद देखें 145 में तुमसे किसके रिगार्डिंग पूछा है, रास सिस्टम के बारे में पूछा है। रास सिस्टम तो कई बार पढ़ा भी है यार तुमने। तो इसका क्या बताना है अपने को, करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सी प्रोसेस कब होती है। तो सबसे पहले CEDBA होता है, ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट आएगा अपने पास। फिर आता है 146 में आएगा अपने पास वॉल्यूम बताना है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तुम्हें करेक्ट है वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का ऑर्डर क्या आएगा, 3, 4, 1 और फिर 2। मैच द कॉलम काफी आई है तो उनको मैच कर लेना, है ना। ये आंसर है इसका थर्ड वाला। फिर देखिए अपन 146 के बाद 147 में क्या पूछा है, प्रोजेस्टासर्ट मल्टीलोड 375 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द कॉलम है। तो आंसर इसका फर्स्ट वाला 3, 4, 1 और फिर 2। फिर देखोगे 148, हाँ 148 में किसके बारे में है, राइबोसोम के बारे में है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है, तो राइबोसोम तो इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला। फिर उसके बाद देखें अपन 149, है ना। तो 149 में किससे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे को। रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड। तो ये आ जाएगा पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, है ना। ये इसका आंसर है सेकेंड वाला। सी का जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। फिर 150 का है अपने पास फ्लाइटेड बर्ड और जो वॉल्यूम्स मॉडिफाई हो जाते हैं, पेडल लाइक स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर स्विमिंग किसमें होता है, तो ये अपने पास होता है एंटीनोडाइट्स, ये आंसर है इसका। बाकी तो जो है वो सारे के सारे क्या हैं, बर्ड्स ही होते हैं। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 150 के बाद 151, फिर से मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम तो भर भर के दी है, स्टेप्टोकाइनेज, स्टेटिन, लाइपेज, माइक्रोब्स का क्वेश्चन है। माइक्रोब्स के बारे में है, पूरा अरेंज कर ही लिए होंगे। 2, 3, 4 और फिर क्या आएगा 1, इसका करेक्ट आंसर है। फिर 152, तो 152 में तुमसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग
सेल ऑर्गेनेल एंड देयर इंक्लूजन्स। तो ये सब में करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? बी, सी और डी है, बाकी सब रॉन्ग है। तीन करेक्ट आंसर्स हैं इसमें। 152 के बाद आता है 153। 153 में किसके रिगार्डिंग पूछा है? सिलेक्ट द सेट ऑफ फिश व्हिच बिलोंग टू द क्लास ऑस्ट्रिच फिश के बारे में पूछा है। फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, ये सब जो है वो ऑस्ट्रिच फिश होती है। 154 के बारे में पूछा है पॉपुलेशन ऑफ ग्रासहोपर स्पीशीज, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ सम मेंबर इज 23 एंड सम अदर मेंबर्स पॉजेस 24 क्रोमोसोम। ऑब्वियसली बात है, मेल फीमेल के बारे में बात कर रहा है वो, तो इसका आएगा मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। 155 की बात करें अपन, तो 155 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। WBC का काउंट दिया हुआ है, तुमसे पूछा है कि इओसिनोफिल, अरे तुमसे पूछा है कि इओसिनोफिल और साथ ही साथ लिम्फोसाइट्स का काउंट क्या होगा, 25% और 2% के हिसाब से निकालना था, पहला इसका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं अपन 156 पे, तो 156 में टॉक्सिन्स, वही प्रोटीन के बारे में पूछा है, बीटी कॉटन वगैरह के बारे में। तो इसमें पूछा था तुमसे, यहाँ पर पहले जो पूछा है कॉटन के बारे में पूछा है, कॉटन वॉलवर्म, फिर उसके बाद कॉर्न के बोरर के बारे में पूछा है। तो क्राई1AC और क्राई1AB होता है, बच्चों ने कुछ मिस्टेक करी है, क्राई1AB और क्राई2AB करी है, 1AC और 2AB करी है, दोनों कॉटन करी है, तो ये ध्यान रखना। 157 की बात करें, फिर से किसके चैप्टर के बारे में पूछा है? ह्यूमन डिजीज, निकोटीन, मॉर्फिन, हीरोइन, पूरी पूरी ड्रग्स भर दी है। मैच द कॉलम में आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास इसका? करेक्ट जो मैच है वो 2, 3, 4 और फिर 1। फिर 158 फिर से मैच द कॉलम, पता नहीं कितनी हुई है, गिनो तो बता देना कमेंट में। 158 पे आ जाते हैं अपन। 158 का फिर से मैच द कॉलम है ना, ये है टिटेनी अर्थराइटिस, माइथेनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्केलेटन, अपना लोकोमोशन मूवमेंट की डिसीज भर दी है इसमें। तो मैच द कॉलम में आएगा आंसर 3, 1, 2 और फिर क्या आएगा 4। 158 भी हो गया। 158 के बाद आता है 159। 159 में पूछा है कि सेल डिवाइड माइटोटिकली किसमें होगी प्रोड्यूस गैमेट करने के लिए? तो मेल हनी भी होती है, क्योंकि वो हैप्लॉइड ही होता है, तो हैप्लॉइड के लिए उसको माइटोटिकली डिवीजन ही करना पड़ता है। फिर आते हैं अपन 160 पे, तो 160 में है अपने पास ह्यूमन रेस्पिरेशन, अगर स्टेप्स अरेंज ही करना है, वो भी इजी पूछ लिए उन्होंने, CBEAD आएगा, है ना, बहुत सड़ा बायो पूछा है। 161 की बात करें तो अपने को इसमें वापस से क्या करना है? सेल लेयर स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गेमिट फ्रॉम आउटर टू इनर, फीमेल गेमिट के आउटर टू इनर लेयर के बारे में बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है? कोरोना रेडिएटा होती है, ये इसका अरेंजमेंट हो जाएगा। दो ऑप्शन मिला लोगे, लास्ट वाला मिला लोगे तो बन ही जाता है, तो सेकेंड आंसर आ जाएगा 161, है ना। 162 की बात करें अपन, तो इसमें फिर से बीमारी पूछी है, बीमारी का ट्रीटमेंट पूछा है कि किसमें यूज करोगे? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिलिन जो है बायोटेक्नोलॉजी सेकंड का एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा में करते हैं अपन यूज। फिर आ जाते हैं अपन, अगला है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट वापिस से पूछा है 163, है ना, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो करेक्ट कौन कौन से हैं? A, B और D है, C और E जो है वो गलत है। 164 में है अपने पास मेल फ्रॉग का क्वेश्चन है, कॉकरोच आया भी नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में था भी नहीं, जो भी एनसीईआरटी में नहीं था वो आया भी नहीं है, पूरा एनसीईआरटी का ही है ना, जो भी मॉडिफाई जो सिलेबस था तुम्हारा। मेल फ्रॉग के बारे में पूछा है कि तुम उसको फीमेल फ्रॉग से कैसे अलग करोगे? तो B और D इसके आंसर है, करेक्ट आंसर है। B वाला क्या हो जाएगा? वोकल सेक्स हो जाएगा, कॉपलरी पेड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स हो जाएगा। तो 164 का अपने पास फर्स्ट आंसर। 165 का देख लो, 165 रिपीटेड क्वेश्चन है ये, है ना, 2025 का वापिस से आ गया है 2026 में, तो 2 साल बैक टू बैक रिपीट हुआ है, तो इसका फर्स्ट आंसर है, इक्वेशन सबको पता ही है। फिर आते हैं अपन 166 पर, तो 166 का जो है 166 फ्रॉग के बारे में बताना, फ्रॉग की एनाटॉमी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें A, C और E है, पूरे स्टेटमेंट भर दिए, मैच द कॉलम भर दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बायो। 166 का सेकेंड। 167 इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तुम्हें कि कौन कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें A और E जो है वो इनकरेक्ट है ना, A और E वाला, बाकी सब जो है वो करेक्ट है। फिर आगे अपने पास 168 में तुमसे पूछा है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट वापस से करेक्ट है? ह्यूमन एंडोस्केलेटन के बारे में करेक्ट बताना था। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं? B, C और फिर E वाला। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में B, C और E जो है वो राइट आंसर है।
169 देख लो, है ना। बस फटाफट मिला लेना, बाकी नंबर पता कर लेना। सॉल्व करके अब क्या ही करोगे। मैच द कॉलम है अपने पास, वापस से बहुत मैच द कॉलम आई है। कॉर्टिसोल, एंडोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, फिर उसके बाद पॉलीसिस्टोकाइनिन है, प्रोजेस्टेरोन है। वापस से मैच द कॉलम हार्मोन का है, तो आ जाएगा इसका आंसर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिर आ जाएगा फर्स्ट। फिर आ जाते हैं अपन, अरे 170, है ना। तो 170 में क्या पूछा है, लाइफ स्टाइल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में पूछा है। प्लाज्मोडियम का है अरेंज द स्टेजेस, वही सेम है, अरेंज करना है प्रॉपर वे में, कैसे अरेंजमेंट करोगे लाइफ साइकिल को। तो EDBAC पूरा अरेंजमेंट, राइट रॉन्ग और उसके बाद मैच द कॉलम, इसके ऊपर ही बायो खत्म हो गया। 170 पे आ गए हैं। 171 फिर इनकरेक्ट है, ना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डाले उन्होंने। इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट इसके बारे में पूछा है। डायसिसन प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, इसमें बी और जो ई है वो क्या है, इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। 172 में अपने पास क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है ना, साइनेप्स आर प्रेजेंट ऑन। साइनेप्स का न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होंगे, प्री पे क्यों करें रहेंगे, वो बाद में होंगे। तो 172 का फर्स्ट है। 173 में क्या पूछा है, सेलेक्ट करें रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। फिर से देखो अरेंजमेंट आ गया, अरेंजमेंट करो, मैच द कॉलम बना दो, राइट रॉन्ग बता दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन इसी में पूरा बायो। इसमें आएगा अपने पास आंसर, अरेंजमेंट क्या करेंगे अपन, तो ABD और E आएगा, है ना। नहीं, इसमें अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, अरेंजमेंट नहीं करना था। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो जो C वाला है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है। फिर आ गए अपन 174, इसमें वापस से फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट का एग्जांपल नहीं है इसमें, फॉलोइंग ऑफ वेल्स और ब्रेड से बना हुआ भी है डायग्राम। डाइवर्जेंट का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट का नहीं। अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग काम करने लगे थे दोनों। जेजी एपरेटस किससे मिलकर बना हुआ है, ये बहुत सड़ा क्वेश्चन है, DCT और एफरेंट से है। हिंदी वालों ने मिस्टेक करे होंगे, क्योंकि हिंदी के एनसीईआरटी में मिस्टेक थी, इसमें करेक्शन था, वैसे क्लास में करवा दिया था करेक्शन। 175 तक आ गए। 176 में इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन था, हिंदी या इंग्लिश के एनसीईआरटी में डिसअरेंजमेंट है ये X और Y इस टाइप से, हालांकि वो भी करवाए होंगे। तो ये इसका आंसर आएगा एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन जो है वो लाइजेज होता है ना, ये ट्रांसफरेज नहीं होता, लाइजेज होता है, इसको अपन एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। फिर आ गए अपन 177 पे। 177 है, फिर से अपने पास मैच द कॉलम आ गई, एनिमल किंगडम की, मोलस्क, रेप्टाइल्स, एडल्ट एम्फीबियंस और अमीबा के बारे में है, ये सब बताना है तुम्हें, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तो मैच कर ही लेना। इसमें आएगा आंसर सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिर आएगा थर्ड। फिर आ जाए अपन 178 पर। स्विस चीज के बारे में पूछा था, स्विस चीज की खास बातें क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज। क्यों बन जाते हैं लार्ज होल्स, तो उसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होती है बहुत लार्ज, और उसका स्विस चीज बनाने का रीजन क्या है, मतलब कौन बनाता है, प्रोपियोनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई बनाता है CO2 की वजह से। 178 पे आ गए। 178 के बाद है 179। 179 में पूछा है तुमसे क्रोनोलॉजी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। अच्छा, ये क्रोनोलॉजी पूरी कॉपी में लिखवा रखी है कि कौन सी चीज कब हुई थी, ये पूरा लिखवाया है। तो इसके अंदर क्या आएगा अपने पास, इसका मैच द कॉलम 2, 4, 1 और 3 आएगा, है ना। मैच द कॉलम तो पता नहीं कितनी है, गिन के बताना कोई। 180 पे आ गए अपन, तो 180 में है करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आएगा अपने पास B, D और E ओनली आएगा, तो C गलत हो जाएगा, और कौन सा गलत हो जाएगा, A वाला गलत है। तो यहाँ पर आकर के खत्म होता है बायो। 3 टाइप के ही मेनली क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, इनकरेक्ट इनकरेक्ट और अरेंजमेंट, बस इतना सा बता दो, बाकी तो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बायो का ऑन एवरेज मेरे हिसाब से जो जाएगा वो 280 प्लस तो बच्चे लेके आएंगे, ये एक एवरेज बता रहा, जिसने बहुत अच्छे से करा होगा उसके और ज्यादा ही जाएंगे। ये अपन एवरेज मान के चल रहे हैं कि बच्चे ने अगर मेहनत करी है तो इतना तो वो एवरेज लेके आएगा ही आएगा बायो ऑन एवरेज। ठीक है, अब अपन चलते हैं केमिस्ट्री पे, बायो के मिला लेना, केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री अपने पास स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स 42-46 ये आ गए अपन केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे है अपने पास, तो इसमें अपन कलर बदल लेते हैं, हरा कलर बदल लेते हैं। 46 है, ऑर्गेनिक का है क्वेश्चन। ऑर्गेनिक में तुमसे पूछा है
है ना। रिएक्शन फिर से देखो मेजदा कॉलम, तो मेजदा कॉलम में क्या आएगा, है ना, यहाँ पर फिनॉल बन रहा है, फिनॉल बनता है कौन सी रिएक्शन में बनता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं अपन पहले, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर जो है अपने पास वो है 2, 3, 4 और फिर 1, है ना, मेजदा कॉलम का। फिर आते हैं अपन 47 पे। 47 में तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर, इसका कलर बदल लें यार अपन। 47 में तुम्हें दिया है एक लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में लास्ट में क्या बनेगा वो बताना था। तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट सिंपल है, क्योंकि 2 कार्बन में एल्कोहल होता है मेजर प्रोडक्ट। अगर 1 कार्बन आता था तो ईथर होता है, तो वो तो ऑप्शन है भी नहीं। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा अपने पास, एल्कोहल आएगा, है ना, C2H5OH आएगा। 48 पे आ जाए अपन, तो 48 में कहाँ से पूछा हुआ है ये, तो ये पूछा हुआ है क्वालिटेटिव एनालिसिस से पूछा हुआ है, मतलब कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का तो नहीं, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा मिलाया हुआ है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मतलब ये जो अपनी सॉलिबिलिटी है वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है अपने पास थर्ड वाला 9.301। तो डायरेक्ट तुम तो आंसर मैच करना अभी फिलहाल। आगे चले अपन 49 में जो पूछा है तुमसे, CO2 को है कोक में, वो अपन क्या करेंगे, उसको रिएक्शन करवाएंगे, फाइनल 1.4 होना चाहिए दोनों को ऐड करने के बाद। तो ये ऐड करने के बाद पहले ऑप्शन में 1.4 था और थर्ड वाले में था, यहाँ तो 1.6 हो रहा था और इसमें 1.0 हो रहा था। तो ये चारों में से ऑप्शन जो आएगा वो थर्ड आएगा, और उसको रिएक्शन करवा के देखना पड़ेगा। अपन रिएक्शन अब करवा ही देता हूँ। CO2 है और कार्बन मिलेगा, तो 2 CO मिलता है, और उसको सॉल्व करने के बाद आएगा यार, अब उसको नहीं करते अपन। तो ये आंसर आएगा इसका कौन सा वाला, थर्ड वाला। 49 के बाद 50 है, फिर से मेजदा कॉलम है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, 2, 3, 4 और फिर क्या आ जाएगा 1, ये आंसर है। 51 पे आ जाए अपन। 51 फिर से ऑर्गेनिक पूछा हुआ है, यहाँ पर कितने कितने कार्बन होंगे ये पूछा हुआ था, तो दोनों जगह कितने कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन ही होंगे, कार्बन कम नहीं होंगे, 6 कार्बन इसका आंसर आएगा। फिर आ जाते हैं अपन अगला 51 के बाद 52 वापस ऑर्गेनिक है, लिंक रिएक्शन है, पूरी फाइनल रिएक्शन बतानी थी कि क्या क्या होगा इसके अंदर। तो POCl3 तो बनता ही है, यहाँ पर अपने को पता ही है, क्योंकि PCl5 में POCl3 बनता है। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के क्या बनेगा, तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पर HBr दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं अपन, फोर्थ आंसर है। 53 पे आ जाते हैं। 53 में कैटलिस्ट का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक वाला, कैटलिस्ट मैच करके बताना था, तो इसका आंसर आएगा 3, 1, 4 और फिर 2, ये आंसर आ जाएगा। मेजदा कॉलम तो बहुत आई है। 54 में तुमसे पूछा हुआ है ClF3 के हाइब्रिडेशन के बारे में पूछा था, ClF3 के हाइब्रिडेशन के बारे में पूछा था। ClF3 की क्या खास बात होती है, उसका टी शेप होता है, जियोमेट्री 2 लोन पेयर होते हैं, और एक क्या होता है क्लोरीन एटम सिंगल पे, क्लोरीन एटम के ऊपर की बात हो रही है, टी शेप उसकी जियोमेट्री 2 लोन पेयर के साथ। 55 है, तो 55 पूछा हुआ है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसका आंसर माइनस आएगा, प्लस लगा के आ गए भाई, माइनस आएगा, तो अपने पास ये -0.109 आएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन था। फिर आगे देखें अपन 55, है ना, ये अपने पास केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन आए इस चैप्टर के, तो इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, बस तुमको क्या बताना है यहाँ पर, इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताना था, और ये तो बहुत रट्टा मारते ही बच्चे शॉर्ट ट्रिक बना के। तो ये आ जाएगा अपने पास 4, 3, 1, 2। 56 के बाद आ गया 57, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti+2 है, तो इसमें 3d2 हो जाएगा, तो इसका 2 वाले का तो याद ही रहता है जनरली कि क्या आएगा अपने पास 2.84 आएगा, अपन ने 2.9 और 3.9 और वैसा लिख रखे। तो यहाँ पर फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, एक्स और वाई क्या होगा ये पूछा हुआ है लास्ट में जाकर के, और इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसने मैच कर दिया प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कि एक्स और वाई क्या बनेगा, तो एक ऑर्थो और एक पेरा बनेगा, है ना, ऑब्वियस ही बात है, ऑर्थो पेरा ही बनते हैं, इसमें 2 मेजर प्रोडक्ट होते हैं, मतलब एक मेजर एक माइनर होता है, तो दोनों को अपन अलग कैसे करें। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, पहले भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, बहुत PYQ में शायद 13 में या 14 में पहले भी आया हुआ है, लेकिन पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं दिए थे, डायरेक्ट पूछ लिए थे उन्होंने। 59 का अपन बात करें, 59 कौन से चैप्टर से उठाया गया है, अरे पेन बहुत गिर रहा है यार। 59 वाला क्वेश्चन जो है वो अपने पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिया है उसने मिला करके, फिजिक्स का मिला दिया यहाँ पर केमिस्ट्री में, तो इसका आंसर आएगा अपने पास 2.71 × 10⁻90 फोटोन जो है वो पर सेकेंड एमिट होंगे इसमें। 60 नंबर का आ गया, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का एग्जाम्पल था, एनसीईआरटी में है नहीं गई है, इसका आंसर आएगा पहला एसीटेट, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है।
फिर आ गया 61। 61 में अपने पास पूछा है कि तुम नाइट्राइल, रेड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन कौन कौन बनाएगा, तो सिर्फ बनाएगा ए सी डी बनाएंगे प्राइमरी एमीन्स, बाकी नहीं बनाएंगे। 62 है, तुमसे इनकरेक्ट पूछा है वापस से, तो इनकरेक्ट कौन कौन सा आएगा, इनकरेक्ट कौन कौन सा क्या आएगा, चारों में से एक इनकरेक्ट है। जो ऑक्सीजन के बारे में बोल रहा है कि एग्जिबिट ओनली, वर्ड गलत यूज कर लिया उसने, ओनली नहीं आना था। ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ऑक्सीजन जो है वो -2, -1, -1/2 भी शो करती है, 0 भी शो करती है, +1, +2 भी शो करती है, सॉरी +2 पे जाती है मेनली तो। फिर आते हैं अपन 63। 63 में जो पूछा गया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से मोस्ट कॉमन, मशीन बज रही यार, मैं बंद करके आऊं। वॉशिंग मशीन बजने लग गई थी, हमारे रूममेट कपड़े धो रहे हैं। रॉ एंड ऐसी वीडियो डलेगी अभी तो। देखो अब अपन आगे ऑक्सीजन का तो बता ही दिया था। 63 पे आ गए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन लेंथेनॉइड्स है, सेरियम स्टील शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों शो करता है, क्योंकि उसके एफ में 0 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक्वायर्ड कर सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका, तो 63 का 4। 64 पे आ गए अपन लेसेग्ने, तो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेसेग्ने। लेसेग्ने टेस्ट हर साल आ रहा है, कोवलेंट फॉर्म टू आयनिक, ये वाला आंसर आ जाएगा इसमें। 65 का पूछा हुआ है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला आंसर है 2.168 × 10⁻23। द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर मेटामर्स, मेटामर्स का क्वेश्चन आ गया। बहुत जो आइसोमेरिज्म है, मेटामर्स आते नहीं है ज्यादा, लेकिन यहाँ से मेटामर्स का क्वेश्चन आ गया आइसोमेरिज्म में। तो मेटामर्स में दोनों तरफ कार्बन नंबर काउंट करना था, सेकंड आंसर आ जाएगा कार्बन नंबर काउंट करके। इजी क्वेश्चन है, मेटामर्स का बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे। इनकरेक्ट बताना है तुम्हें, स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, ये इसमें से इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी, यहाँ पर बोला है उसने डी पाई पी पाई, और डी पाई पी पाई नहीं बनाता है वो, ये बनाता है पी पाई बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास भी पी है और नाइट्रोजन के पास भी पी है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, ये इनकरेक्ट है। फिर आ गए अपन 68 पे। 68 का जो है अपने पास फिनोप्थेलिन क्यों यूज करते हैं, मतलब सॉरी फिनोप्थेलिन के दो क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। फिनोप्थेलिन जो है वो कौन सा कलर चेंज करेगा, तो इसमें दो होते हैं, एसिड की कंडीशन में काम करता है या बेस की इसमें, तो ये काम करता है बेस केस में। तो बेस में ये क्या करता है, कलरलेस से जो हो जाता है पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं इसमें पूछा था एल्कलाइन पीएच चूज टू इक्विवेलेंस पॉइंट ड्यूरिंग दिस टाइट्रेशन, हाँ तो ये इसमें याद रखना है तुम्हें, कलरलेस से पिंक हो जाएगा। अब वो क्यों हो जाएगा वो सब जान दो, तुम तो मैच करो अपने आंसर्स और आगे बढ़ो नंबर काउंट करके। मेज द कॉलम है अपने पास, फिर से सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा है, ये अकेला नाइट्रोजन NH3 मिला दोगे तो आंसर आ जाएगा यार। इसमें 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर होगा, ये वाला है डी का सेकंड, एक ही ऑप्शन है इसमें फर्स्ट वाला। फिर अगला है अपने पास 70 नंबर का, इस चैप्टर से पूछा हुआ है ये अपने पास, थर्मोकेमिस्ट्री का पूछा हुआ है। थर्मोकेमिस्ट्री में पूछा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा, तो 300 जूल आएगा, और सारे ऑप्शन प्लस में ही दे दिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी। फिर पूछा है कि मीथेन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो क्या फॉर्म करेगा मीथेन, तो अपने पास आंसर आएगा CO+H2। मीथेन स्टीम भी दे रहे हैं, इस वजह से CO+H2 सिंथेटिक गैस बना लेगा, सिंथेटिक प्रोड्यूसर वाटर, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अगला 72 में है अपने पास 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव देता है लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, तो फिर क्या आएगा, तो 2,4-DNP टेस्ट देता है अपने पास, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड जो है वो अपने पास ये भी पॉजिटिव देता है, फेलिंग टेस्ट भी, तो ये वाला एल्डिहाइड वाला आंसर नहीं आएगा, इसमें आएगा कीटोन वाला आंसर, सेकंड आएगा। और आगे और भी पूछा है कि एरोमेटिक प्रोड्यूस H सोडियम बाइकार्बोनेट साथ रिएक्शन करता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड करता है, सिंगल CO2 दे देगा, तो ये आंसर सेकंड है, लगा लें। फिर उसके बाद आता है 73 में तुमसे पूछा है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये पूछा इलेक्ट्रोलाइट, ये फेराडे के सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के ऊपर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा अपने 0.2938, इसका आंसर है कितना, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा इतना। फिर आ जाओ यहाँ पर फिनोप्थेलिन का एक और क्वेश्चन है, फिनोप्थेलिन डाई किसके लिए यूज करते हैं, तो फिनॉल के लिए यूज करते हैं, नाम में फिनोप्थेलिन का नहीं है ये थैलिक डाई का है। और थैलिक डाई क्या होता है, अब वो सब अपन पढ़ने से वैसे मतलब है नहीं, अभी बताने से। थैलिक एनाइडाइड होता है और ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ये रिएक्शन कर लेता है फिनॉल के साथ, है ना, ये फिनॉल के साथ रिएक्शन कर लेता है, इस टाइप से 2 फिनॉल से रिएक्शन करता है,
ये 2 फिनोल होते हैं यहाँ पर इस टाइप से। तो एक्चुअल में ये फिनोलिक के लिए यूज करते हैं अपन 74 का। फिर आते हैं अपन अगले पे 74 या 75 पे, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए ऑब्वियसली बात है डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, कंटेन थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेसेस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। थर्ड वाला होगा डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है डबल हेलिक्स में। 76 पे आ जाए अपन, तो 76 में है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द कॉलम, बस यही पूछा हुआ। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, 76 का है अपने पास ए बी सी, इसमें करेक्ट है। ई इनकरेक्ट है, और साथ ही साथ कौन सा इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट। डी और ई इनकरेक्ट है, ए बी सी जो है वो राइट है। फिर आगे 76 के बाद 77 में मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट और ड्यू टू, किस वजह से ये फॉर्म करते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जनरली क्लोरोफॉर्म नहीं बनाता हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज्यादा, लेकिन उसमें 3 क्लोरीन होने का एक्सेप्शन तौर पे बना लेता है। तो 77 का जाएगा फर्स्ट। फिर पूछा है 78 बफर सॉल्यूशन के बारे में पूछा हुआ है, तुमसे पूछा इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ केबी, ये सब दिया, पीएच पूछा था, तो इसका पीएच आंसर आएगा 4। सॉल्व करके नहीं बताऊंगा अब मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने को, फटाफट आंसर देखने। 79 है इनकरेक्ट पूछा था, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग मैग्नीशियम, ये सब में एल्यूमिनियम जो है वो लार्ज और मैग्नीशियम जो है वो बोला है उसने स्मॉल है, ये गलत है। मैग्नीशियम लार्ज आएगा और साथ ही साथ जो स्मॉलेस्ट है वो एल्यूमिनियम +3 आएगा। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिया गया है, सेकेंड आ जाएगा। 79 के बाद आते हैं अपन 80 पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा इसमें मेटेलिक कैरेक्टर का, देख लेना। फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरियम, मैग्नीशियम और सोडियम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है ना, कम होता है, घटते जाता है। अगला देखें अपन 81, ये इससे इजी आईयूपीएससी तो आज तक नहीं पूछा होगा, सबसे इजी है। नंबरिंग डायरेक्ट करनी थी, 3 और 4 आंसर कर देना था, सॉरी 3 और 5 आंसर कर देना था, 3 5 ये वाले में अपने को दिख ही रहा, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका आईयूपीएससी नाम है। फिर उसके बाद आते हैं अपन 82 पर। 82 है अपने पास, क्या पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है। स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली बात है प्लेटिनम है, तो ये तो स्क्वायर प्लेनर ही होता है, सिस प्लेटिन, ट्रांस प्लेटिन पढ़ा ही होगा, तो ये आ जाएगा अपने पास स्क्वायर प्लेनर, ए का थर्ड हो जाएगा, और बाकी का भी मिलाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4th नंबर का, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। फिर आ जाते हैं अपन अगले वाले में, फिर से केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तुमसे पूछा है कि ये स्लोप किस, मतलब ये जो ग्राफ है ये किसके बारे में बताता है, तो ये जीरो ऑर्डर के बारे में बताता है। जीरो ऑर्डर अपने पास ये इक्वेशन होती है AT इक्वल में A0 माइनस KT, तो ये क्या है कि नेगेटिव स्लोप को बताता है, ये जो K है ना, माइनस K को बता रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला जीरो ऑर्डर। 83 के बाद अपने पास 84 में अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीडेंट। एम्फीडेंट कौन होता है, तो एम्फीडेंट होता है थायोसाइनेट HCN, 3-4 तो होते ही है ये एम्फीडेंट, उसमें भी मिस्टेक करके EDT ये करके आया ही। फिर उसके बाद 84 के बाद आता है 85, इसमें पूछा है 2-3 इक्वेशन, वही अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर ΔG जो है वो पॉजिटिव आएगा, इस वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। 86 का है, 86 में पूछा है ये अपने पास क्वेश्चन आया हुआ है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के ऊपर। तो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड में तुमसे पूछा है कि इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो चार्ज है एक्चुअल में जो डोनेट करता है उसके ऊपर आता है अपने पास कौन सा चार्ज, +1, जो रिसीव करता है उसके ऊपर चार्ज आता है -1, और जो कोई लेना देना नहीं करता उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आता है 0, है ना। फॉर्मल चार्ज पूछा है, आज तक मेरे देखते हुए तो बहुत रेयरली क्वेश्चन आए इसके ऊपर, फॉर्मल चार्ज पूछा है। लेकिन यहाँ पर बच्चों ने मिस्टेक ये भी करे होंगे, उन्होंने ये सीक्वेंस में लिख दिए होंगे फॉर्मल चार्ज 0 + 1 -1, 0 + 1 -1, हाँ इसी ऑर्डर में भी पूछा भी है। अगर तुम 1 2 3 करे होंगे तो गलत है, ये तो 0 0 0 करके आए तो गलत ही है, ठीक है। देख लेना 0 + 1 -1 इसका आंसर आएगा। 87 है, तुमसे पूछा है, यार पेन चला दो ना तो। फिर उसके बाद रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ द Kp इज नॉट इक्वल टू Kc, जो है वो थर्ड आएगा, ये तो पता ही है, अमोनिया की रिएक्शन में कभी बराबर नहीं होते। 87 के बाद 88 पे आ गए, गिवन बिलो इज एन एक्सप्रेशन फॉर द कांस्टेंट, ये अपने पास पूछा है कहाँ से, तो ये क्वेश्चन है अपने पास आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, एनर्जी ऑफ इक्वेशन, हाँ केमिकल काइनेटिक्स का तीसरा क्वेश्चन है ना, एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, इसका आंसर है 24.84 है,
ठीक है, अगला है अपने पास 89। 89 कौन से है? रिएक्शन विद फाउल स्मेलिंग प्रोड्यूस जेट। फाउल स्मेलिंग कौन देता है? फाउल स्मेलिंग देता है आइसोसाइनाइड। पेन बहुत गिर रहा है यार बार बार। आइसोसाइनाइड देता है इसमें। तो आइसोसाइनाइड कौन बनाएगा? AgCN भी आइसोसाइनाइड बनाता है और ये तो है ही आइसोसाइनाइड। फाउल स्मेलिंग देगा तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। फिर से मेज द कॉलम है। इसमें तुम्हें आइसोमेरिज्म बताना था। दो क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म का, एक ऑर्गेनिक वाला है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। तो इसमें क्या आएगा अपने पास? करेक्ट आंसर आएगा 3, 1, 4 और फिर आएगा 2। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं, मिला लेना। केमिस्ट्री के भी बताना मिला करके कितने आए हैं। तो अपने पास बायो का एवरेज मैंने 280 का मान के चला हूँ कि जो अच्छे से पढ़ रहा था उसके 280 से तो ऊपर ही आ रहे होंगे नंबर, ज्यादा से ज्यादा सी मिस्टेक भी करा होगा, तो एवरेज नंबर बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री इजी है तो यार 100 या 90 या 100 के बीच में जो है वो, ऐसा मेरे को लग रहा है कि केमिस्ट्री का एवरेज इतना जाए जिसने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी उसका। अब जिसने केमिस्ट्री बिगाड़ी है या नहीं पढ़ी है उसको तो ये थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री भी इजी है। सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो थे वो हल्के फुल्के डिफिकल्ट मान सकते हैं कैलकुलेशन की वजह से, बाकी तो नहीं मानेंगे अपन। तो केमिस्ट्री का ये लगभग मेरे को लग रहा है कि जिसने एवरेज बताना हो, जिसने बहुत अच्छे से करा है उसने तो 140 150, वो तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, जो रैंक्स लाएंगे। जो सेफ जोन है मैं बता रहा हूँ कि इसके अगर आसपास तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम सेफ जोन से ऊपर, केमिस्ट्री में बिगड़ा नहीं है केमिस्ट्री तुम्हारा। फिर अगला देखें अपन फिजिक्स, है ना, लास्ट है फिजिक्स का। फिजिक्स अटेम्प्ट कम करते हैं बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे तो फिजिक्स पढ़ते ही नहीं थे, बहुत कम पढ़ते थे, गिनती के 4-5 लोग। अब इसमें देखिए अपन, तो फर्स्ट का आंसर क्या है इसमें? कॉइल के बारे में पूछा है। 2.5 एम्पियर 2 एम्पियर पर मीटर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। दो चीजें पूछी हुई है कि इसमें क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नहीं, इसमें ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल रिस्पेक्टिवली। दो चीजें पूछी है, करंट फ्लो थ्रू द कॉइल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। दो चीजें पूछी हुई है तो इसका आंसर आएगा 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकेंड है, देखो फिर से मेज द कॉलम है। मेज द कॉलम किस चैप्टर से उठाई गई है ये वाली? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और साथ ही साथ डी ब्रोगली, है ना, डी ब्रोगली वाले से उठाई हुई है। तो इसमें क्या क्या बताना था तुम्हें? ये इसमें बस मेज द कॉलम कर दो, 4, 3, 1 और 2, है ना। इक्वल में एच म्यू आएगा तो कौन सा आ जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस का आ जाएगा अपने पास, वेव नेचर ऑफ लाइट आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद आ जाएगा अपने पास, दोनों चीजों को मिला दिए उन्होंने, है ना, डायोड को और रेजिस्टेंस को। बस सिंपल सा क्या है, जो उल्टा लगा हुआ है इसको हटाना था, बाकी जोड़ तोड़ के एम्पियर में करंट बताना था। 15/2 इसका एम्पियर आंसर आ जाएगा। फिर आ गए अपन थर्ड के बाद फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि चैप्टर से, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टेकन बाय द यूनिट एंड मेजरमेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा 400, है ना। सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं मैं, अपन सिर्फ आंसर इसमें देख रहे हैं, तो फटाफट देख लेना, तुम्हें ये ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ में तुमसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट, पूछा है कि कौन सा प्लॉट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें आएगा कौन सा वाला? सी ओनली, है ना, बाकी सब इनकरेक्ट है। अब उनके रीजंस की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं अपन 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने पास वर्नियर कैलिपर्स का। वर्नियर कैलिपर 0.02 सेंटीमीटर इसका आंसर है। आ गए फिर 7 नंबर पे। 7 नंबर का है अपने पास सर्किट रेजिस्टेंस दिया है, कैपेसिटर दिया है, सब जोड़ दिया उसने, और तुमसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट ये आ जाएगी 15.9 किलो हर्ट्ज। फिर से ग्राफ है, बायर के बारे में पूछा है कि बायर का तुमको बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बायर का एक ही होता है, ये वाला, है ना, इंक्रीज होते जाएगा सरफेस के बाद, फिर डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ते जाता है ऊपर जाने पे तो बढ़ेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा डिस्टेंस की वजह से। तो 8 नंबर का आ गया फर्स्ट। फिर आ गए अपन 9 नंबर पे। व्हीट स्टोन ब्रिज ही दे दिया इन्होंने, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 एम्पियर आंसर है। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर किसी ने समझ लिया होगा तो वो तो आंसर आ ही गया होगा, क्योंकि यही का यही आ जाएगा, अरे यही का यही आ जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस तो 1 एम्पियर ही निकल रहा है। फिर आ जाते हैं अपन अगले 10 नंबर पे। 10 नंबर पे पूछा है तुमसे कि न्यूक्लियर डेंसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है, मास ए इज अप्रोक्सीमेटली, ए के बारे में बताना है, तो इसका 12 आंसर आ जाएगा। 11 नंबर पे आए अपन, रेक्टेंगल वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर विद स्मॉल कट। अब वो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें वोल्टेज बताना है, डायरेक्शन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द लूप। शॉर्टेस्ट साइड पे तुम्हें क्या बताना है? वोल्टेज बताना था। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट, 1.8 वाला आंसर है ना। फिर आगे अपन अगले वाले में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है। गैल्वेनोमीटर वाला शंट का क्वेश्चन है ये, तो 0.01 आ जाएगा।
सॉल्व करेंगे नहीं उसको अपन अब। फिर आ जाते हैं अपन अगले पे 13 नंबर। 13 नंबर पे क्वेश्चन कहाँ से पूछा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूछा हुआ है। तो इसमें लाइट ये आ जाएगा आंसर k/4। फिर अगला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मास से रिलेटेड है टू, ये वेलोसिटी बता दो और क्या चीज बतानी थी, फोर्स बताना था। तो 8 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा, 2 और 3/4 उसका एंगल है और 8 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। 15 नंबर का पूछा है। 15 नंबर में एक मिस्टेक ये करके आ गए हैं कि यहाँ पर एक अलग सा दिया हुआ था C5 का 2.5, लेकिन उसको सबको 10-10-10 करके आ गए प्रवीण बाबू। तो इसका आंसर जो पूछा था कि दोनों पे कितना कितना आएगा, तो टोटल ओवरऑल 250 आएगा, 125 ऊपर और 125 नीचे स्टोरेज होगा। इस टाइप से इसमें टोटल चार्ज निकलेगा और रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस जो है वो 5 माइक्रो फैराडे निकलेगा। तो ये 15 का जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। फिर आ गए अपन 16 पे। ये 16 पर भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही वो अलग एक्सपेरिमेंट है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होता है कि दोनों साइड सेम सेम हो जाते हैं तो रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता, ये आंसर आ जाएगा। 17 नंबर का है पावर ऑफ क्रेन विच लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg। इसमें अपने को बताना था हाइट ऑफ 20 मीटर इन 10 सेकेंड, तो इसमें पावर बतानी, तो पावर आएगी 19 किलो वॉट। तुम नॉर्मल वॉट करे इतने का तो बल्ब भी नहीं आता, इससे ज्यादा का बल्ब आते हैं प्रवीण। 18 पे आ गए अपने पास, क्रेन की पावर पूछी है, बल्ब की पावर बता के आ गए भाई साहब। यंग मॉड्यूलस, और ये तो सिंपल फॉर्मूला ही पूछा था। फॉर्मूला आ गया 2 3 4 और फिर 1, 2 3 4 और फिर क्या आ जाएगा 1, फोर्थ आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं अपन 18 नंबर के बाद 19 पे। 19 में तुमसे पूछा है कॉनकेव लेंस रे ऑफ लाइट emanating from the object parallel to the principal axis, पढ़ लेना कर लेना। अपीयरेंस टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल लोकस, और रिफ्लेक्शन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रीड नहीं हो पा रहा सही से। 20 नंबर पे आ गए अपने पास। इसमें वही बायर है और दोनों का मिला करके तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था, बायर को रेडियस के बराबर करना था। ये तुक्का सही गया है, फर्स्ट आएगा इसका आंसर। फिर 20 के बाद 21 पे आ जाते हैं अपन। 21 में पूछा हुआ है साइड ऑफ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास, क्वेश्चन पूछा हुआ 9 कीपिंग द सिंगुलर, इसका आंसर आएगा 7.7 है ना। तो देख लेना आंसर जिसने अटेम्प्ट करे। फिर उसके बाद है अपने पास 22 का हार्मोनिक वेव के बारे में है, ये इक्वेशन है। इसमें पूछा हुआ है तुमसे है डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। 2.5 के बाद डिस्टेंस पे क्या पूछा है, इसमें फेज डिफरेंस पूछा है, 0.8 पाई रेडियन आएगा। 22 के बाद 23 के बाद अपने पास में पूछा हुआ है देन द एंगल ऑफ डेविएशन पूछा हुआ है, आंसर आएगा 40 डिग्री। फिर उसके बाद ये तो बहुत इजी है, हाफ वेव पूछ लिया है। हाफ वेव में तो क्या होता है, एक ही बार ऊपर गया पॉजिटिव वाला ही पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वाला आता ही नहीं है, तो पॉजिटिव आएगा ये वाला, है ना। पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला यहाँ पर 0 आएगा। ये आ गया 24 के बाद 25 है ना। ये अपने को क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा पेंडुलम में। तो सही रिप्रेजेंटेशन आता है इसके अंदर, बढ़ेगा t हाफ तक ऊपर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं जाती, हमेशा पॉजिटिव ही जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा थर्ड वाला। फिर आते हैं अपन 26 में क्या पूछा हुआ है, resistors is connected to the battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm है in the current circuit terminal voltage पूछा है, वही सिंपल सा फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इससे आंसर आ जाएगा अपने पास 10.8। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, आ गए अपन 27 पे। 27 पे तुमसे पूछा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू राइज अ मास m फ्रॉम द सरफेस टू अर्थ टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस। और तो बहुत सिंपल है, ये तो mgr/2 इसका तो रट ही लिया करो, तो इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी है, जो रैंडम आ जाता है, ये क्लास में तो ऐसे ही याद करवाते हैं। फिर अपने पास अगला है इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट टू द सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 वोल्ट, सिस्टम परफॉर्म वर्क 75। जो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कितनी होगी, तो इसमें 25 इंक्रीज विल भी, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, तो 25 वॉट के बाद चेंज हो जाएगी। रूम हीटर 400 है, सप्लाई कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है 331, इसका आंसर आएगा। आंसर बस मैच करते जाना, अपन ज्यादा सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो गया। When a roller falls, रबर है यार,
इधर हाँ रूलर ही, रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विथ डिफरेंट रिएक्शन टाइम्स। तो इसमें बताना है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रूलर फॉर ईच पर्सन। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 22 सबसे हाई पे आएगा, तो बी ऑप्शन 2 है, उसके बाद ई ए डी सी डी में आंसर कंफ्यूजन हो रहा है, तो सी और डी में ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है, डी में लग रहा है, तो ये तो आंसर आ गया। बहुत ही सड़ा क्वेश्चन था, इसमें कोई टाइम मतलब सोचना भी नहीं था, रीड करना था और आंसर करना। 31 पे आ जाए अपन। 31 पे कंसिडर टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोमीटर। One of them is charged by a 100 volt supply and disconnected. Now this capacitor is connected to the uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy lost in the process 0.5. 0.5 वाले ऑप्शन ही पिक किया करो क्योंकि वो आधी एनर्जी चली जाती है। 31 के बाद आता है 32। 32 में फिर उससे पूछा हुआ है सविता 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड नॉट डाउन द डाटा ऑफ टाइम टेकन टू द कंप्लीट 30 ऑसिलेशन इन 60 सेकंड एंड द कैलकुलेशन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ आएगी 1 मीटर है ना, 30 हाफ मतलब 2 सेकंड लगा रहा है, 2 अब उसको सॉल्व करके अपन नहीं देखेंगे। फिर आ जाते हैं अपन आगे 33 वाला जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेटिव करंट का है ना, इसका आंसर आएगा 1/240 सेकेंड। फिर है अपने पास 34 इंटरफेरेंस डिफरेंस डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में तुमसे पूछा हुआ है लोडिंग द ब्राइट फ्रिंज। इन दोनों के भी प्रॉपर्टीज पूछी, करेक्ट स्टेटमेंट है ए ट्रू और बी जो है वो फॉल्स है। ये वाला फॉल्स है क्योंकि रीजन जो है वो लाइट के बारे में बता रहे हैं, ये सिर्फ लाइट पे ही एग्जिबिट होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद आता है 35 और बॉक्स मास ऑफ 15 kg, इसका आंसर आ जाएगा 1.2। तो आंसर मैच कर लो, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, मैं आंसर बता रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 1.41 आएगा, 1.41 मीटर पर सेकेंड। 37 है, 4 स्टेटमेंट दी हुई है तो हैं और स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, तो इसमें बी और डी जो है वो करेक्ट है और ए और सी जो है वो फॉल्स है। फिर आगे 38 पर 38 वाला जो क्वेश्चन है उसमें एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील दी हुई है तुम्हें, इंक्रीज फ्रॉम द 600 से 1200 आरपीएम बढ़ रहा है 10 सेकंड में, रिवॉल्यूशन कंप्लीट बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम 150 है ना, मतलब कि उसमें सर्कल बताना है कितने साइकिल घूम रहा है, फॉर्मूला लगाना था, सिंपल सा ही क्वेश्चन था। फिर आ जाते हैं अपन 39 सबमरीन डिजाइन टू विथस्टैंड एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 atm, हाउ डीप कैन इट गो, मतलब हाइट ही बतानी है, फॉर्मूला लगाना था एचरोजी और बता देना था 990 मीटर। तो 39 पे आ गए अपन। 39 के बाद है 40 माइक्रोवेव, ये तो बहुत EMW का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको तो बस याद करके टिक ही करना था। मेजर कॉलम पता नहीं कितने हो गए अभी तक। माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, गामा रेज, इंफ्रारेज के बारे में मेजर कॉलम है 4, 1, 2 और 3 इसका आंसर आएगा। फिर आते हैं अपन 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, फिर वही आंसर करेक्ट इनकरेक्ट मेजर कॉलम यही सब आ रहा है। तो इसमें करेक्ट कौन कौन से हैं अपने पास, ए सी और डी है, ए सी डी इसमें राइट है, ए सी और डी है ना, बी और ई जो है वो रॉन्ग है। अब रीड करना और देख लेना उस हिसाब से। 41 फिर आ गए 42 पे। 42 है मेटल वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही क्वेश्चन है ये भी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमसे पूछा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट, नहीं कर पाएगी ऐसा कुछ पूछा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ के नीचे नीचे ही हो पाते हैं, उसके ऊपर नहीं हो पाते हैं, तो इसका आंसर आएगा कि 200 पे नहीं कर पाएगा। मिनिमम निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 200 से नीचे आएगी, उसके ऊपर नहीं हो पाएगा, तो आंसर आएगा अपने 200 नैनोमीटर। फिर उसके बाद है एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस अप्रोक्सीमेटली, रेडियल डिस्टेंस पूछी है तुमसे, रेडियल डिस्टेंस आ जाएगी 2.1 × 10⁻⁻10 मीटर में आंसर करना है। फिर आ जाते हैं 44, फिर उसके बाद 45 खत्म। 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो है अपने पास, 2 स्टेटमेंट दिए, कौन सी राइट कौन सी रॉन्ग है, ये कौन से चैप्टर से उठाया हुआ है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग के बारे में है सेमीकंडक्टर। तो इसमें आएगा ए स्टेटमेंट करेक्ट है और बी स्टेटमेंट फॉल्स है ना, ए राइट है बी रॉन्ग। लास्ट आ गया अपने पास जो फ्लास्क दिया हुआ है कंटेन्स आर्गन क्लोरीन इन द रेशो, ये वाला उठाया हुआ है काइनेटिक केटीजी का क्वेश्चन है ना, केटीजी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा अपने √7/2
2 स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ स्पीड बताना था। तो बस इतना है। अब इसमें फिजिक्स थोड़ी सी मानी जाए तो केमिस्ट्री से हल्की सी डिफिकल्ट, तो इसका जो एवरेज है, अब फिजिक्स अटेम्प्ट करे होंगे तो ठीक है, मतलब बुरी सी बुरी कंडीशन में 80 नंबर तो बच्चे लाएंगे, क्योंकि एवरेज जिन्होंने पढ़ाई की होगी उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, जिसने अटेम्प्ट ही नहीं की है। क्योंकि बच्चों ने, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी थी फिजिक्स, उन्होंने भी क्वेश्चन अटेंड कर करके आए हैं 4-5, क्योंकि बायो इजी था, टाइम बच गया था, फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स अटेम्प्ट कर दिए। तो अब यहाँ पर अपन कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वो मेरे हिसाब से ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वाले सेफ मान सकते हैं खुद को, अगर 500 के आसपास आ रहे हैं, 500 या 480 भी माने तो वो सेफ जोन में। अगर एसटी कैटेगरी में देखें अपन, तो एसटी कैटेगरी में अपन देखें तो 350 या फिर 380 के जोन में सेफ जोन में माने जाओगे तुम, है ना। अभी स्टार्टिंग फेज में बता रहा हूँ, बाकी आगे लिस्ट आएगी, रैंक आएगी, बहुत लंबी प्रोसेस है। एससी कैटेगरी में अगर तुम देखोगे तो 450 के आसपास तुम सेफ जोन में हो। पेपर ऐसा था, क्योंकि 24 ज्यादा बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, क्योंकि उसमें फिजिक्स भी इजी आया था 24 में, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जनरल वाले इनसे ऊपर ही जाएंगे, तो ये ऑन एवरेज रहेगा। अब तुमने एग्जाम तो दे ही लिए हो, एग्जाम देने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो तुम सिर्फ रिलैक्स कर सकते हो, कुछ नई हैबिट्स करो, 1-1.5 महीना कम से कम रिलैक्स करो, है ना। तो रिलैक्स का टाइम है तुम्हारे पास अभी, कुछ कर सकते हो, अच्छी नींद लो, हेल्दी खाना खाओ, अपनी हॉबीज इंजॉय करो, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, टाइम बिताओ, रिलैक्स करो, रिचार्ज करो, रिफ्रेश करो। जब इसकी रैंक आ जाएगी, जब फाइनल आ जाएगा, एक बार मैं फिर से बता दूंगा कि किस रैंक तक कॉलेज मिल सकते हैं। अगर तुम उस रेंज से बाहर हो तो डिप्रेस मत होना, हो सके तुम्हारी इच्छा हो तो फिर से रिपीट करना है तो फिर से प्रिपरेशन चालू कर देना, लेकिन थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लेना। लेकिन अगर ना करने का मन हो तो कुछ दूसरी फील्ड में कुछ और भी कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं कि नीट ही पूरी लाइफ है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम आए, चिंता हो मन में, तो कांटेक्ट कर लेना, कोचिंग पे ही रहूंगा, कभी भी मन करे तो मिलने आ जाना। बाय बाय।